नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज फिर हम ले रहे हैं एक मुद्दा, नया मुद्दा जो कि पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव हो गए, काउंटिंग शुरू हो गई, लेकिन रिजल्ट आने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान में, इसके बारे में हर कोई जानना चाहते हैं, इसीलिए इस मुद्दे का चुनाव किया गया। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और पिछले 3 दिनों से काउंटिंग ही चल रही है, लेकिन धांधली के आरोप में घिरे पाकिस्तान के चुनाव को लेकर अब नई खबर सामने आई है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कुछ सीटों पर फिर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे पाकिस्तान ने चुनाव के लिए करोड़ों या मैं कहूं हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके बावजूद भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी फ्री एंड फेयर चुनाव कराने में चुनाव आयोग असफल रहा। सेना के चंगुल में फंसा पाकिस्तान का चुनाव इस बार फिर हर साल की तरह लोकतंत्र को मजाक बना रहा है। उसने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। सवाल है, बदलते दौर के साथ पाकिस्तान चुनावी प्रक्रिया में आज भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। क्या चुनावी प्रक्रिया में परिवर्तन इसलिए नहीं करना चाहता है ताकि धांधली की जा सके? इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि अगर ईवीएम से चुनाव होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। और वाकई अगर ईवीएम से चुनाव होता तो आपको नहीं लगता क्या रिजल्ट जो एक दिन में आने थे, जो धांधली करते करते 3 दिन हो गए, बैलेट पेपर पे किस तरीके से स्टैंप साइन जो धांधली की गई, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, अगर ईवीएम होता तो क्या बेहतर नहीं होता? पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों से काउंटिंग जारी है, लेकिन वोटों की गिनती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी तक आए नतीजों में से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। धांधली के आरोप के बीच पाक चुनाव आयोग ने फिर से कई सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है। दरअसल धांधली के चंगुल में फंसा पाकिस्तान के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शिकायतों की जांच के बाद देश भर में कई मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आयोग ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदान सामग्री क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं के संबंध में री इलेक्शन करवाने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने 15 फरवरी को पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है। इसके बाद पूर्ण नतीजे घोषित किए जाएंगे। पाकिस्तान में मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प देखने को मिली थी। उम्मीदवारों और मतदाताओं ने आरोप लगाए थे कि कुछ लोगों ने मतदान सामग्री छीनने और उसे नष्ट करने की कोशिश की थी। धांधली के आरोप और चुनाव नतीजे में देरी को लेकर इमरान खान की पार्टी ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शुरुआती रुझानों में पाकिस्तान में किसी दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा था, जबकि तीसरे स्थान पर बिलावल भुट्टो किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे थे। लेकिन फिर से चुनाव कराने की घोषणा के बाद तस्वीर बदल सकती है। सेना, इंटेलिजेंस और नौकरशाहों के चंगुल में फंसा पाकिस्तान चुनाव पर इनकी अगली रणनीति क्या है, ये देखना बाकी है। मुख्य रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान के हर छोटे बड़े निर्णय में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सेना से मतभेद के चलते अप्रैल 2022 में इमरान खान को पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। बाद में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ सत्ता पर काबिज हुए थे। आर्थिक तौर पर कंगाल हुए पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए। इसके बावजूद पाकिस्तान में लोकतंत्र के भक्षक ने लोकतंत्र को पाकिस्तान के लोगों के लिए एक सपना बना दिया है। अब पाकिस्तान चुनाव आयोग के मुताबिक 15 फरवरी के बाद ही तय हो पाएगा कि पाकिस्तान में किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। यहां पर आपने ये भी समझना चाहिए कि इमरान खान जो कि जीत ही रहे थे, उनके समर्थन वाले कैंडिडेट्स सबसे शीर्ष पर थे, सबसे ज्यादा नंबर उनके जब आ रहे थे, उसके बावजूद भी धांधली की तस्वीरें, वहां पर जो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, आतंकवादी घटनाओं की खबरें जो वहां से लगातार आ रही हैं, तो आखिर इस पूरे चुनाव से डर किसको लग रहा है? किसको परेशानी है कि अगर पीटीआई समर्थन से जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत जाएंगे तो परेशानी का सबब किसके लिए बन जाएंगे? इसी पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में। जी हां, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। हमारे साथ इस वक्त संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ हैं और मुद्दा ईवीएम का है तो आपसे इस पर काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमोद पावा जी, आपका धन्यवाद, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपसे बहुत कुछ यहां पर हमें जानना है, सीखना है सभी को। और कमांडर चक्रपाणी जी, चैक्स जिनको हम यहां प्यार से बोलते हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन
क्योंकि मामला विदेश से जुड़ा हुआ है। तो प्रमोद पावा जी, बात ईवीएम की तो हम करेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कुछ यहां पर क्लैरिटी जो है वो समझ में नहीं आ रही। कई जगहों पर री इलेक्शन की बात यहां पर सामने आई है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं कि इमरान खान की पार्टी 57 से लेके 97 से, माफ कीजिएगा, 97 से लेके 101 के बीच में यह खबर आ रही है। पीएमएलएन 76 और पीपीपी 54 ये आंकड़े हैं, और मेजॉरिटी के लिए 133 से 134 जो है वो आंकड़े चाहिए। किसी के पास भी बहुमत नहीं है। अगर ये गठबंधन पीएमएलएन और पीपीपी कर भी ले तो भी कोई फायदा उनको होता हुआ अभी तो नजर नहीं आ रहा, पर आपसे ज्यादा बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। मैंने काफी अच्छा वक्त गुजारा है और किसी भी पाकिस्तानी से ज्यादा पाकिस्तान को मैं जानता हूं, ये एक अलग बात है। और उसके साथ पाकिस्तान के ऊपर कोई भी डिस्कशन से पहले आप अच्छी तरीके से समझ लें कि लास्ट 74 ईयर्स से पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं है। वो अमेरिका की एक कॉलोनी है या उनका एक सैनिक अड्डा है, और वहां की जो फौज है उसके पास पाकिस्तान है, ना कि पाकिस्तान के पास फौज है। अभी ये मुनीर साहब जो हैं, हाफिज मुनीर, ये 10 दिन के लिए पेंटागन में सेवाएं लेने या से अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे और 10 दिन के बाद आए थे। ये जो कुछ भी हो रहा है इलेक्शन, इसको आप पाकिस्तान के मद्देनजर से ना देखें। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स या जो वर्ल्ड की डीप स्टेट्स हैं वो चाहती हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट बने जी। ये 1970 वाला इतिहास दोहराया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि फिर से पाकिस्तान के हिस्से कर दिए जाएं। एक दोबारा याल्टा एग्रीमेंट को आप समझ लें कि लगभग तैयार है, और ये इलेक्शन एक बहाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इलेक्शन के नाम पर जो कुछ भी होना है उसका नतीजा आप आज नहीं तो 2, 4, 6 महीने बाद देख लेंगे। ये अल्टीमेटली पाकिस्तान को तोड़ने के लिए एक उनका एफर्ट है, उस एफर्ट में वो कामयाब होंगे और हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे, हम जो तोड़ने का प्रयास जिस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन यहां पर पेच कहां पर फंसा है। सब कुछ अगर प्लान था, रिजल्ट समय पर आ जाना चाहिए था, और इमरान खान को बढ़त बिल्कुल भी, पीटीआई की जो पार्टी उनकी है, तहरीक इंसाफ जो भी उसका नाम है, अगर उसको बढ़त मिलती हुई दिख रही थी, उसके बाद रिगिंग की खबरें, यहां पर वायलेंस की खबरें, वो तमाम चीजें, लेकिन वही जो है एक स्टेटमेंट जिसके बारे में हमने चर्चा की गई, ईवीएम अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता। अल्फी की तरफ से जो बयान सामने आया था, इसी पर संदीप चौधरी जी, आपसे मैं अगर एक राय ले लूं, क्या केवल बैलेट पेपर ही रह रहा है, इसीलिए ही सबसे बड़ा खतरनाक वहां पर ये चुनावी माहौल जो था वो बन गया कि बैलेट पेपर को अगर वहां पर रिग करना है तो ज्यादा आसान है, अगर ईवीएम होता तो क्या ज्यादा इजी होता कैलकुलेशन के मामले में, नतीजों के मामले में और वोटिंग के मामले में? संदीप जी। देखिए शिवम, पाकिस्तान में ये चर्चा उठती है, जो वहाँ का पढ़ा लिखा तबका है वो ये बात कहता है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में ईवीएम मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ के जो सियासतदान हैं और वहाँ की एक अनपढ़ पब्लिक भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो मशीनरी से बचते हैं, वो अपने हाथ के किए हुए में, अपने हाथ से लगाए हुए ठप्पे में वो ज्यादा यकीन करते हैं कि हाँ ये पेपर है और ये चीजें हैं। और जो वहाँ की सेना भी है, देखिए पाकिस्तान की जो सरकार होती है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में क्या फर्क है? हिंदुस्तान में जो सेना है वो सरकार के हिसाब से काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के हिसाब से सरकार बनती है और सरकार काम करती है। आपको बता दूं, जो इमरान खान का ये हासिल हुआ है, इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया था कि देखिए हिंदुस्तान को, अपने पड़ोसी राज्य देश को देखिए, वहां पर सेना सरकार में कोई इंटरफेयर नहीं करती, और तभी सेना अधिकारियों के टारगेट पर, निशाने पर इमरान खान आ गए थे, और आज इमरान खान कहाँ पहुंच चुके हैं। और आज की तारीख में जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ उनके नजदीकी हैं, और कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जो चल रही है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को पीएम बना दिया जाए। नवाज शरीफ के नजदीकी लोग सरकार में भी हैं और वो सरकार यही चाहते हैं, और ये चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। आज की तारीख में किसी से छुपी नहीं है कि केवल दिखाने के लिए वहां पे इलेक्शन हुआ है। सरकार वहां पे सेना बनवाना चाहती है, और जो उनका रुझान है, जो सेना का रुझान है, वो नवाज शरीफ की तरफ है, ना कि खान की तरफ। ठीक है, बिल्कुल, ये आप सेना की बात तो यहां पर आपने करी, और सेना को अगर समझना है तो सेना की जो
साइकोलॉजी होती है, सेना की पूरी साइकोलॉजी को समझना है बहुत महत्वपूर्ण है। कमांडर चक्रपाणी जी, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आप एक वैसे तो सही मुल्क में हैं, लेकिन अगर फायदे की बात करें तो पाकिस्तान में अगर कोई फौजी अफसर हो तो बहुत ज़्यादा फायदे में, आर्थिक दृष्टिकोण से और पावर के दृष्टिकोण से। बच्चे बाहर अपने सेटल कर लेते हैं, अपने इनके ड्यूप्ले कॉन्डो क्या क्या सब कुछ जो चीज़ें हैं बाहर ये खरीद रहे हैं, और बेइंतहा पैसा इनके पास है, हज़ारों एकड़ों ज़मीन इनके पास है। अगर आप वहाँ पर बड़े अफसर बन जाएं, आप क्या समझते हैं इस बार क्या सेना के हित में फैसला नहीं आया, इसीलिए ये पूरा रिगिंग चली, ये पूरी परेशानी चली? इमरान खान क्या जीतता हुआ नजर आ रहा था? इन्होंने एंड में कई भाई अपने जो गुर्गे भेज दिए, जो अपने पाले हुए आतंकवादी कह लीजिए, चाहे उन्हें पेट्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। क्या हो गया पाकिस्तान में अचानक से? नमस्कार शिवम जी और सुदर्शन टीवी के दर्शकों को सुदर्शन चक्रपाणी चैक से नमस्कार जी। देखिए, पाकिस्तानी सेना के लिए एक बहुत मशहूर कहावत है, कहते हैं जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। मतलब जंग हम कभी जीतते नहीं है, इलेक्शन कभी हम हारते नहीं है। हकीकत क्या है? पाकिस्तान के पास आज की तारीख में पैसे नहीं है। पैसे कहां से आएंगे? चीन ने तो रोक दिया पैसा देना, तो आएंगे IMF मतलब अमेरिका से। पाकिस्तान के लिए पहले कहते 3 चीज थे कि पाकिस्तान चलाने के लिए 3 A की जरूरत है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अब अमेरिका नाराज है, तो इसलिए ऑब्वियसली नदीम अंजुम और आसिफ मुनीर दोनों पहुंच गए अमेरिका कि भैया जरा हमें पैसे दे दीजिए, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा रेंटियर स्टेट माना जाता है, मतलब पैसे के लिए वो कुछ भी बेच सकता है। उसके बाद आज की तारीख में क्या है? अब मिला है इलेक्शन। अब देखिए पाकिस्तानी आर्मी इसको कैसे बेच रही है इलेक्शन को। कहते हैं साहब हमने कुछ नहीं किया, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, अगर हम चाहते तो इमरान खान को 0 हो जाता। उन्होंने किया भी है, इमरान खान के पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इमरान खान को बेदखल कर दिया इलेक्शन से, और वो सब के सब बने हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जब वो फाइनली 60 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, इंडिपेंडेंट में कोई भी नॉमिनेट नहीं होगा। अगर यही रुझान रहे जैसे हैं, यही फाइनल रिजल्ट रहा, तो वेरी ऑब्वियसली नवाज शरीफ बनेगा। अमेरिका को वो पाकिस्तानी आर्मी कह सकती है कि साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया। पाकिस्तानी लोगों ने सेलेक्ट किया है, उन्होंने अपने आप चूज किया, इंडिपेंडेंस को चूज किया, हम क्या करें? राइट, बिल्कुल। अब आइए दूसरे समस्या जो पाकिस्तानी आर्मी के पास है। पाकिस्तानी आर्मी आज की तारीख में तकरीबन 55 से 60 लोग हर महीना अपने सोल्जर्स को खो रही है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट हमलों में। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो फाटा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, कहां से वो अपने आप को रख सकते हैं। कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा, मच शहर है जहां पे बलूच ने तकरीबन 24-36 घंटे के लिए पूरा कब्जा कर लिया था, पाकिस्तानी आर्मी को बाहर रखा था। अच्छा। यही हुआ था कुछ महीने पहले चित्राल में। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी अब एक तरह से घिरी हुई है, और ये इलेक्शन की हार उसके मुंह पे एक सबसे बड़ा तमाचा है। इससे पाकिस्तानी आर्मी को उभरना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की, एक प्राइम मिनिस्टर की, और वो प्राइम मिनिस्टर आएगा नवाज शरीफ के रूप में, जो पाकिस्तानी आर्मी ने सेलेक्ट किया है। यस, उसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज जो है अमेरिका को बड़े आसानी से बेच सकते हैं, और इसका जो बेसिक बुनियादी फैसला है वो हो गया था जब नदीम अंजुम और आसिफ मुनीर अमेरिका गए थे पिछले महीने। उन्होंने वहां पे तकरीबन 10 दिन गुजारे, विक्टोरिया न्यूलैंड से बात की और अलग अलग लोगों से बात की। इन सब की क्या जरूरत थी? दोनों को एक साथ कभी होते नहीं है, लेकिन इस बार हुए थे। ये बड़ी चीज पक रही थी। अब आपको सामने आपको बिरयानी दिखाई दे रही है कि क्या बिरयानी पकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिरयानी तो पक रही है, और एक बिल्कुल आटा खत्म हो गया था, लेकिन बिरयानी जरूर वहां पे जो है वो चल रही थी। लेकिन एक ये सवाल जो है समझने वाली बात यह है कि आपने कहा सेना जो हर दिन वहां पर 55 से 60 जो लोग हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो मारे जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी भी अब चाहती है कि हम भी थोड़ा, हमें बेल आउट मिल जाए, हम थोड़ा बैकफुट पे आ जाए, हम थोड़ा पीछे रहें, सरकार हम चलाने का प्रयास जरूर करेंगे लेकिन ज्यादा इंटरफेयर अब नहीं करेंगे, क्योंकि जनता अब मरने से उतना डर नहीं रही है जितना पहले वो डरा करती थी।
एब्सोल्युटली यही तो हुआ है और ये सबसे बढ़िया तरीका था, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप एक तरीके से, अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करें। क्या किया पाकिस्तानी आर्मी ने? सबसे पहले दिख रहा था कि इमरान खान बनेगा प्राइम मिनिस्टर अगर उसको फ्री रखा जाए, उसको जेल में डाल दिया, उसके खिलाफ मुकदमे हुए, उसको अब सजा भी हो चुकी है, मतलब अब वो इलेक्शन तो जीतने वाला नहीं है, इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। दूसरा, पार्टी डी रिकॉग्नाइज कर दी, उसके सारे के सारे जो बड़े लोग थे उन सबको या तो जेल में डाला या उनको धमका के कह दिया कि साहब हम पार्टी से अलग हो गए हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, अब इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। इंडिपेंडेंस को जिता दिया। एक आध जगह पे हाँ नवाज शरीफ हारते हारते जीत गए, एक आध कुछ और लोगों के साथ धांधली हुई है, लेकिन वो इतनी आउटरेजियस नहीं हुई है जैसे पहले होती थी। ये मत भूलिए कि मोबाइल टेलीफोनी बंद कर दी गई थी इलेक्शन के दिन, कोई डेटा नहीं था, मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे थे, यहां तक कि बैलेट बॉक्सेस के लिए बैलेट पेपर खत्म हो गए थे। तो इसके ये सब का क्या नतीजा था? साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने रिग किया है, लेकिन ऐसा करके कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आप इसको एक कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रहे हैं और इतना मास्टर स्ट्रोक की तरीके से, इस तरीके से आप इसको कह रहे हैं। प्रमोद पावा जी, आपको भी मेरी बात, अगर आप इससे सहमत हैं असहमत हैं, दोनों बात आपकी मैं यहां पर ले लूंगा। एक तो ईवीएम का जिक्र अगर हम बार बार यहां पर कर रहे हैं कि अगर यहां पर आरिफ अलवी अगर कह रहे हैं कि अगर ईवीएम होता तो ज्यादा बेहतर होता, वहां के तमाम तबकों से भी यही डिमांड आ रही होगी। बैलेट जैसे पेपर खत्म हो जाता है तो हाँ, हालांकि एक परेशानी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए वो अलग चीज, अगर ऐसा कुछ है तो अलग बातें हैं, लेकिन यहां पर ईवीएम मशीन तो आप रख सकते थे। ईवीएम मशीन अगर होता तो क्या बेहतर होता, या फिर ईवीएम मशीन को भी चुराने का प्रयास वहां पर हो जाता, उसमें भी रिगिंग की संभावना थी, या फिर और भी कोई कारण हो सकता? आपका सुझाव क्या होता अगर आर्मी को रिग ना करने का मौका मिले? ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास? नहीं, अगर चर्चा ईवीएम और बैलेट पेपर के बीच में है तो शायद पाकिस्तान का जो सिस्टम है चुनाव का और वहां पे काउंटिंग का, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ज्यादा बिलीवेबल है। क्योंकि वहां क्या होता है कि आपका जो बूथ है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है वो बूथ पर ही काउंटिंग शुरू कर देते हैं, और बूथ में 1000, 1200, 1500 वोट होते हैं, लोकल आदमी खड़ा होता है, उनको भी एहसास होता है कि वो 1000 को 2000 तो नहीं कर सकते और 600 भी नहीं कर सकते, तो वो बॉक्स खुल के वहीं पर काउंट हो जाता है। काउंट होने के बाद फॉर्म 45 वो एक एक कॉपी उनको दे देता है वहां का बूथ ऑफिसर जो भी है, और बाद में जाकर वो चुनाव आयोग उसको फॉर्म 47 से उसको डिक्लेयर करता है। तो ये ईवीएम के ऊपर तो कभी भारत में भी कहीं ना कहीं वो लगाई हुए आरोप लगे हैं। ये एक अलग विषय है। लेकिन मेन जो आपकी चर्चा का विषय है पाकिस्तान का चुनाव और स्थिति, तो डोनाल्ड लू मैं बिल्कुल एक छोटा सा आपका मैं पॉइंट यहां पर ऐड करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि वहां पर बहुत फेयर तरीके से जो है चुनाव है, काउंटिंग फेयर है, तो रिगिंग कैसे हुई? वो आप उसके बारे में अगर बताएं तो। ये सर रिगिंग नहीं कह सकते, इसको आप डकैती कह सकते हैं, और जानबूझ के की गई है। आप चूंकि जवान हैं, चक्रपाणी साहब को याद होगा अपने जवानी के टाइम में 1969, वो अभी भी जवान है, बिल्कुल आप सभी जवान हैं हमारे लिए जी। बोलिए। याहिया खान ने यही सब कुछ किया था, क्योंकि वो अयूब खान के टाइम से वो चाहते थे कि बंगालियों से पीछा छोड़े, अमेरिका का आदेश था। लेकिन ठीक है, लेकिन आप इसको अगर ईवीएम की बात है, क्योंकि वहां के बड़े लेवल से सीनियर लीडरशिप की तरफ से ईवीएम का जिक्र किया जा रहा है, संदीप जी आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या वहां पर 1000 वोट ही दिए हैं तो उसमें छेड़छाड़ का तरीका है? कोई ऐसा ऑप्शन आपको लगता है संदीप जी? वहां पर रिगिंग ये नहीं कह रहे हैं डकैती हुई है, साफ तौर पर डाका डाला गया है, एक तरीके से गुंडागर्दी की गई है, आतंकवाद किया गया है, खाली एक ही पॉइंट हो सकता है या फिर और भी? देखिए शिवम जी, बिल्कुल जो दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं मैं इनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं इस चीज से इनकार नहीं कर सकता। चाहे आप ईवीएम रख लीजिए, अगर आप ईवीएम रख देते फिर ये सवाल खड़ा होता है कि वहां पे वीडियो कैमरे क्यों नहीं थे, उसकी वीडियो कैमरों की जो वीडियो है वो क्यों नहीं बनाई गई, उसकी देखरेख में चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब चीजें बंदूक की नोक पर होती हैं या हेरा फेरी करनी हो, अगर मशीनें भी हम रखवा देते तो एक आदमी जो AK-47 लेके खड़ा होगा, एक ही आदमी सबकी वोट डालता चला जाएगा, उसमें तो टाइम भी नहीं लगता है। नहीं, तो कुल मिला के सेना के हिसाब से बंदूकों का सामना करना वहां के लोगों की रोज की आदत है। इतनी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की जो जनता है वो ढीठ हो गई है, डर ज्यादा आप किसी को डराते हैं ना
तो एक डर का माहौल जरूर पैदा हो जाता है, लेकिन उनको पता है कि भाई अब हमें वोट करना है, तभी हमारे बच्चे जो हैं आगे कुछ कर पाएंगे। अगर हम इस फैक्टर को हटा दें कि डर का मामला हटा दें, डर को आप हटा दीजिए यहां पे, अब आप बताइए क्या ईवीएम या बैलेट पेपर अब आपको चुनना पड़े अगर तो? शिवम भाई, डर को इसलिए नहीं हटा सकते, अगर डर को हटा देते तो वहां पे लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पाते, वहां के नेता। अगर हम डर को हटा देते तो वहां पे कोई भी आर्मी ऑफिसर आकर के कब्जा नहीं कर पाता। इसका मतलब बंदूक का डर है, और बंदूक का डर ना कभी खत्म हुआ था और ना कभी होगा। जान सबको प्यारी है। यही रीजन है जो आज भी वहां पे सेना इंटरफेयर कर दिया, और यही रीजन है कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये तो जेलों में रहते हैं या फिर वो देश छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन इमरान खान जैसा नेता भी तो है जो जिस पर गोली भी चलाई जाती है, जिसको प्रताड़ित भी किया जाता है, जिसके चाहने वाले जो हैं फौजियों से लड़ने तक को भी तैयार हो गए। चक्रपाणी जी, आप मेरे अगर बिल्कुल आपकी बात में शिवम भाई देखिए, फौजियों से लड़ने को तैयार हो गए। आपको बेनजीर भुट्टो वाला मामला याद होगा, उनके भी चाहने वाले बहुत थे। उनके पिताजी को भी किस तरीके से फांसी पर लटका दिया गया था, और बेनजीर भुट्टो का अंत किस तरीके से हो, उनको भरी सभा में लोगों के बीच में इस तरीके से गोली मारी गई। आज तक पता भी नहीं चला किसने गोली मारी, कहां से क्या जांच हुई। तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत डराने वाली है, बिल्कुल डराने वाली है, और ड्रामा बहुत है उसमें। जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात भी यहां पर की जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े साम्राज्य जो हैं उनका पतन भी हो जाता है, उनके पास भी बड़ी बड़ी फौजें थी। चक्रपाणी जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूपहोल अब आपने देखा, जिसे हमने भी कहा कि बेल आउट चाहता है, बैकफुट पे आना चाहता है पूरा वहां का प्रशासन। तो छोड़िए, आर्मी अगर बचना चाहती है, उनको अपनी फायदा भी देखना है। कब तक वो लड़ते रहेंगे, मारे जाएंगे एक तरीके से। अब वो भी क्या, अब बैकफुट पे आते आते आपको लगता है जनता अब उतना डरती है वहां की फौज से, वहां के आतंकवाद से? क्योंकि भाई रोज की बात हो गई कि ये मर रहा है, वो मर रहा है, उन्हें अगर जिंदा रहना है, आगे कुछ करना है, खाना पीना है, तो उनको सब कुछ एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी। देखिए, पाकिस्तान के अवाम के सामने क्या है चॉइस, या तो भूखे रहे, या आप किसी तरह से कुछ तो बेहतर हो। और ये कुछ तो बेहतर हो में उनको दिखाई देता है कि आज तक आर्मी के साथ हम रहते रहे, आर्मी को हम सपोर्ट करते रहे, आर्मी ने जो किया वो हमने मान लिया। अब हमारे पास एक और विकल्प होना चाहिए, वो विकल्प बन रहा है इमरान खान। इमरान खान ने वो सारा का सारा इमेजिनेशन जो है पाकिस्तान का, वो कैप्चर कर रखा है। बिल्कुल, किसी ने नहीं सोचा था कि इमरान खान इतना बड़ा, इतना कुछ कर जाएगा, डिस्पाइट बीइंग इन जेल, डिस्पाइट कि उसको सब। आज देखिए किस तरह से टेक्नोलॉजी इमरान खान ने इस्तेमाल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसने अपने फेक्स लगा के, वीडियोस बना बना के उसने लोगों को रुझान दिया है, अपनी तरफ रुझाया है। बहुत बढ़िया किया है उसने इस मामले में। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उन जो आवाम है उसका डर कम हो गया है। यही आपको दिखाई देता है, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, यहां तक कि सिंध में भी हो। ठीक है, आप देखिए पंजाब में भी तहरीक लबैक वहां अपने ना फन दिखाता है बिल्कुल सांप की तरह, और जब उसका मन करता है कुछ भी कर ले जाता है। आर्मी के कोर कमांडर के घर में डाका पड़, लोग अंदर घुस जाते हैं, वहां से चिकन और अंडे और सब्जियां उठा के ले जाते हैं। साफ दिखाई दे रहा है आर्मी का वो रुतबा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अवाम चाहती है बदलाव, और अवाम की बात आप रोक नहीं सकते। यही हुआ था कुछ साल पहले, ये मत भूलिएगा, जब 1971 में बांग्लादेश पैदा हुआ था और आपने अवाम की बात दबाई थी, बांग्लादेश पैदा हो गया। अब आप अवाम की बात दबा रहे हैं, इसका रुझान, इसका नतीजा जो है ये अगले कुछ महीने, अगले कुछ सालों में दिखाई देना शुरू होगा। कहां से शुरू होगा ये वक्त ही बता पाएगा। और आपने जो बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, वहां पर जिस तरीके से जो धर्म की बात करते हैं, जो मजहब की बात करते हैं कि भाई वो भी देखिए, वो भी तो मुसलमान है, हम भी तो मुसलमान हैं, ये जो लोग यहाँ देख रहे हैं शो को, उनको ये बात याद करनी चाहिए। पाकिस्तान की फौज ने जिस तरीके से वहां की महिलाओं की आबरू को लूटा, बलात्कार, अनगिनत बलात्कार किए, हत्याएं करी, और वो भी जबकि मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, फिर भी वो कह रहे थे हम इनको खत्म कर देंगे। बांग्लादेशियों का पूरा जीन, उनके इतना खतरनाक जेनोसाइड हुआ, और ये सब कुछ आपको पढ़ाया नहीं जाता। जानबूझ के या साजिश के तौर पे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सब हुआ है। और पाकिस्तानी आर्मी पहले एक नंबर की, मैं कहूं सबसे घटिया आर्मी के तौर पर भी उसको तब पेश किया जाता था, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रमोद पावा जी वापस आते हैं, प्रेजेंट डे पर आते हैं। इस वक्त इमरान खान की स्थिति आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है? क्योंकि इन्होंने बोला एआई का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, जनता को एड्रेस वो कर रहे हैं, वो तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन आर्मी के साथ जो हाइड एंड सीक का खेल जो चल रहा है कि भाई अभी नहीं मारना, तब नहीं मारना, क्या ज्यादा दिन बच पाएंगे, सेफ रह पाएंगे?
या फिर आर्मी उनकी सांसें तय कर चुकी है? देखिए मेहता जी, हम पशे पर्दा वाले हैं। हमने सारी जिंदगी वो सब नाटक देखे हैं जो बिहाइंड द प्लेटफॉर्म होते हैं या मंच के पीछे वाले लोग हैं हम। तो शक करना हमारी सबसे पहली प्रशिक्षण का पहला हिस्सा है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं कि आज पाकिस्तान में जो हो रहा है इसके पीछे सिर्फ दो ही बड़ी ताकतें हैं, एक अमेरिका और एक सऊदी अरबिया। सऊदी अरब को भाड़े के सस्ते सैनिक चाहिए और अमेरिका को दक्षिण एशिया में अड्डे चाहिए। आप एक पॉइंट पर क्यों नहीं विचार कर सकते? पावा जी, ये सऊदी अरेबिया का थोड़ा विस्तार से जो ना समझ पाए कि सस्ते फौजी अगर उनको चाहिए तो इस्तेमाल क्या है? क्योंकि ऐसा है कि सऊदी अरब के पास अपनी जितनी भी सो कॉल्ड फौज है वो या वहां की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको पाकिस्तान देखता है। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर या टेक्नोलॉजी तैयार है, सऊदीया को वो सब करनी पड़ेगी। अगर उसको भाड़े पर सैनिक प्लस एटॉमिक पावर्स मिल जाती हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका को यहाँ पर अड्डे चाहिए एशिया के अंदर, ठीक है, वो उसको नहीं मिले। तीसरी बात, ऐसा भी हो सकता है, इस पर भी शक और एक संदेह करना चाहिए कि इमरान खान खुद मिला हुआ हो अपनी सेना से और ये एक स्क्रिप्टेड और एक नाटकीय ढंग से ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हो बिल्कुल कि दोबारा से 1971 वाला हो जाए। क्योंकि एक 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनने से तो बेहतर होगा कि वो पख्तूनिस्तान का हमेशा के लिए बाबा आदम या बाबा मुल्क बन जाए। अगर नए नोट छपेंगे, नया देश बनेगा तो वो जिन्ना की जगह उसकी भी फोटो लगेगी। यही बात जो है अफगानिस्तान भी चाहता है और यही बात अमेरिका भी चाहता है। आपको एक खबर और देता हूं मैं, आप इसको ब्रेकिंग की तरह चला सकते हैं, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं। कल पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वहां के अधिकारियों की लगभग 200 महिलाओं को उठाकर मेस में इंटेरोगेट किया है, कल पूरा दिन और पूरी रात, जिसके विरोध में 50 अधिकारियों ने, जो ब्रिगेडियर से लेकर और कर्नल रैंक तक के हैं, इस्तीफे दे दिए हैं। अच्छा, हालांकि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, भी खबर सामने नहीं आई, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मान सकते हैं कि सेना में कहीं ना कहीं बगावत हुई है हाफिज मुनीर के खिलाफ। अच्छा, और अगर ऐसा है तो पख्तूनिस्तान बनना बहुत दूर नहीं है। हाँ। तो आप पावा जी, आप कह रहे हैं वहां पे इंटेलिजेंस के द्वारा फौजी अधिकारियों की, मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा फौजी अधिकारियों की, जो अधिकारी उनकी बीवियों के साथ, उनकी बीवियां और बेटियों को किडनैप करके पूरे 1.5 दिन तक 18 घंटे तक उनको इंटेरोगेट किया गया है आर्मी मैसेज में। और इसका क्या क्या कारण रहा होगा? क्या ये एक मैसेजिंग के तौर पर है कि प्रताड़ित करना ही था? नहीं, इसका कारण ये था कि वो बच्चे जो या बच्चियां थी वो सोशल मीडिया पर इमरान खान को सपोर्ट करती थी। अच्छा, और ये तो सामने है कि इमरान खान के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जेल के अंदर। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि क्या इमरान खान को पहले भी तो एक तरीके से फौज के समर्थन का ही माना जाता था, लेकिन उसके बाद उसको विरोधी के तौर पर अब जो देखा जाने लगा। और इस पे चौधरी जी, आपसे मैं यहाँ पर क्लैरिटी ले लेता हूं, क्या बिल्कुल आप इनकी बात से सहमत है? ऐसा कोई मास्टर प्लान, क्योंकि फौज इतने आराम से क्यों इनको जीतने भी देगी? अगर रिगिंग करनी, चलो रिगिंग नहीं कहें इसको, आप कहें कि भाई गुंडागर्दी या फिर आतंकवाद, जो भी कहना है, फौज की इजाजत के बिना तो नहीं हो सकता कि भाई आप हर चीज में बैकफुट पे हैं, मार खा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। तो ये नया इलाज हमने निकाल लिया है कि भाई इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट करो, लेकिन जब तक यहाँ पर पूरा मेजोरिटी नहीं आती तब तक हम इसको दिखाएंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो हो रहे थे, जहां पर नहीं हुए वहां पर दोबारा री इलेक्शन करा देंगे। तो नाटक दुनिया के सामने पेश करना है, खासकर अपनी जनता के लिए। क्या कहेंगे चौधरी जी? तो भाई, जो इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर अपने आप को, जैसे हिंदुस्तान में मोदी जी पॉपुलर है, अपने आप को उसी नक्शे कदम पे उसी तरीके से आगे बढ़ाया। चाहे वो डिजिटल मीडिया की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात कर लीजिए, सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, हर जगह। और उनके चाहने वाले भी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सरकार को, इलेक्शन कमीशन को पता था, इसीलिए आज उनकी पार्टी भी खत्म कर दी गई है। वो जितने लोग उनके चुनाव लड़ रहे हैं वो सब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो चारों तरफ से इमरान खान को घेर के
रखा गया है। और ये चीज और पुष्टि करती है जो अभी हमारे साथी ने बताई, अगर इस तरीके से लोगों को उठाया गया है आर्मी के, इसका मतलब आर्मी भी बटी हुई है। आर्मी के अंदर कुछ लोग आज भी इमरान खान के वफादार हैं और कुछ लोग नवाज शरीफ के वफादार हैं, और नवाज शरीफ के जो वफादार हैं उन्हें ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं होगी कि कोई अंदर की खबर इमरान खान तक पहुंच रही है, और वो इसलिए लोगों से इस तरीके की जांच करेंगे, सख्ती करेंगे, पूछताछ करेंगे। और सोचिए अगर इस लेवल तक चली जाती है कि महिलाओं को उठा लिया जाता है, तो वो दिन दूर नहीं जब जो पाकिस्तान है वो सीरिया बनने की तरफ बढ़ रहा है, लगातार अफगानिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है, और पाकिस्तान को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल, पाकिस्तान को टूटने से कोई बचा नहीं सकता, और एक खतरनाक देश आपके पड़ोसी मुल्क के तौर पर होना चक्रपाणी जी, वो भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से पावा जी ने यहां पर एक बड़ी बात कही है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वर्सेस आर्मी ऑफिसर्स और उनके बच्चे, बेटियां, बहुएं, उनको इंटेरोगेट करना, तो ये तो बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है कि भाई वो तो अपनी इज्जत पे ले लेंगे ना कि भाई आपने हमारी बेटी को उठा लिया, हमारी बीवी को उठा लिया, आपकी इतनी हिम्मत कैसे होगी, आप तो इंटेलिजेंस वाले हैं, हम तो आर्मी वाले, हम तो लड़ रहे हैं आगे जाके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अलग बात है कि मैंने इस विषय के ऊपर इस चीज के बारे में मैंने तो नहीं सुना है। हाँ। लेकिन फर्ज करिए कि ये सच है तो वेरी ऑब्वियसली आर्मी में एक तरह से डिवाइड पैदा हो गया है। सर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल वो जिम्मेदारी से कह रहे हैं। और संदीप जी की भी बात जो है, अगर मैं ऐड ऑन कर दूं तो उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ शरीफ की तरफ आर्मी हो सकती है और इमरान खान की तरफ एक तरफ आर्मी यहां पर हो सकती है, दोनों के अपने अलग अलग गुट हैं, और सीरिया बन सकता है पाकिस्तान, और सीरिया अगर बन गया तो सभी के लिए वहां प्रॉब्लम का सबब तो बन ही जाएगा। लेकिन चक्रपाणी जी आप कंटिन्यू करिए। देखिए, सबसे अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान को होगी। आर्मी अगर बैकफुट पे है और उसको अपने आप को आगे वापस लाना है किसी भी तरीके से, तो उसको दिखाना होगा कि मैं एनिमी नंबर 1 कौन है पाकिस्तान का? हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाएगा जो बड़ा कदम होगा। ठीक है, तो इससे आपके हिंदुस्तान के ऊपर सबसे पहला अटैक जो होगा वो हिंदुस्तान पर ही होगा, क्योंकि यही एक चीज होती है जो पूरे देश को इकट्ठा करती है कि भाई देश खतरे में है, देश को बचाओ। हिंदुस्तान ने देखो हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमने एक कहानी वहां पे शुरू कर दी। बिल्कुल। दूसरा प्रॉब्लम, अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है, वहां की आवाम को पता है कि सिर्फ एक जगह है पाकिस्तान के आसपास जहां पे अमन, शांति, खाना, ऐश और आराम है, वो है हिंदुस्तान। और सब के सब अगर वो कूच करते हैं हिंदुस्तान की तरफ, तो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, हमारे नेबरिंग, हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ये प्रेशर के लिए हिंदुस्तान को तैयार होना पड़ेगा, नॉट जस्ट आर्मी बट बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत बड़े क्राइसिस की ओर बढ़ते हुए नजर मुझे तो आ रहा है कि आपने कहा कि अगर एक वहां पर बड़ा क्राइसिस हो गया तो हिंदुस्तान को, भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा। समय का अभाव में माफी चाहूंगा, बहुत कुछ बातें आपसे करना चाहता था, लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा संदीप चौधरी जी आपका, प्रमोद पावा जी आपका, जिस तरीके से आपने बड़ी खबर बताई, चक्रपाणी जी जिस तरीके से आपने एनालिसिस यहां पर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप सभी जान रहे हैं, और आप ये देखिए, बैलेट पेपर छोड़िए, ईवीएम होता तो थोड़ा बेहतर होता, लेकिन फिर भी वहां की सेना की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। और अब क्या टूटने के कगार पे है पाकिस्तान, क्योंकि इस बार इलेक्शन में भी बात जो है वो नहीं बनी है, बिरयानी जो है नहीं पकी है। खैर, ये तो थी आज की मुख्य खबर पाकिस्तान की। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मैं शिवम दत्त मेहता आपके सामने पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको जय हिंद।